गजा जंग में अब तक 128 सहाफ़ी और मीडिया से मुंसलिक वर्कर्स हलाक। इसराइल हमास जंग सहाफ़ियों के लिए हालिया तारीख का सबसे मुहलिक तनाज़ा कैसे बना, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इसराइल हमास जंग में हज़ारों आम शहरी हलाक हो चुके हैं, लेकिन सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल से जारी इस लड़ाई में जितने सहाफ़ी अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों में मारे गए हैं, वो पिछली 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे में किसी एक मुल्क में एक साल के दौरान हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद से ज़्यादा है। मीडिया वर्कर्स के लिए ये लड़ाई सबसे ख़तरनाक करार दी जा रही है। CPJ का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों की हलाकतों का ज़िम्मेदार इसराइल है, ताहम इसराइल इस इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द करता आया है। दूसरी जानिब इस जंग के शुरू होने से अब तक इसराइली पाबंदियों की वजह से सहाफ़ती तंजीमें गज़ा में सहाफ़ियों के लिए मालूमात इकट्ठी करने और वहाँ तक आज़ादाना रसाई की इजाज़त के मुतालबात करती आई हैं। गुज़िश्ता माह ही सहाफ़ियों की अमरीकी तंजीम फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने गज़ा में सहाफ़ियों को आज़ादाना रसाई की इजाज़त देने के मुतालबे का इआदा किया। नशरियाती इदारों और सहाफ़ती तंजीमों की इस तनाज़े के आगाज़ से ही ये शिकायत रही है कि इसराइल ने गज़ा तक उनकी रसाई पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है और जंग से मुतालिक मालूमात पर इसराइली फ़ौज का कंट्रोल है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए मशरिक़ वस्ता की जंग की कवरेज कितना बड़ा चैलेंज है और आलमी बरादरी में सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों पर तशवीश क्यों नहीं है। व्यू उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान गज़ा और लबनान पर इसराइली हमलों में मारे जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद 1992 के बाद से अब तक एक साल के दौरान सहाफ़ियों की रिकॉर्ड शुदा हलाकतों से ज़्यादा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम CPJ यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाले इस तनाज़े के बाद से 4 अक्टूबर तक कम अज़ कम 128 सहाफ़ी और मीडिया से वाबस्ता दीगर अफराद मारे जा चुके हैं। सहाफ़ियों की हलाकतों के एतबार से देखा जाए तो ये जंग उनके लिए अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे मुहलिक तरीन तनाज़ा बन गया है। CPJ के मुताबिक इस एक साल के दौरान गज़ा में हलाक होने वाले कुल सहाफ़ियों में से तकरीबन 96% यानी 123 फ़लस्तीनी थे। CPJ का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से 2 इजरायली और 3 लबनानी सहाफ़ी भी मारे जा चुके हैं। दोनों इजरायली सहाफ़ी 7 अक्टूबर को हमास के हाथों हलाक होने वाले तकरीबन 1200 अफराद में शामिल थे। माजी में हमास की जानिब से गज़ा में सहाफ़ियों को हरासा और गिरफ्तार किए जाने की इतलात भी मिलती रही हैं, लेकिन 7 अक्टूबर की जंग शुरू होने के बाद से CPJ को हमास के हाथों सहाफ़ियों को निशाना बनाए जाने की कोई इतलात नहीं है। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाती, ताहम गज़ा में उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी नहीं दे सकती। इसराइल की हुकूमत इस मामले पर क्या कहती है और गज़ा में क्या कवरेज मुमकिन है? वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा इस वक्त तेल अवीव से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं, हरिंदर, 128 मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों की हलाकतों का और मालूमात तक एक्सेस ना देने का इसराइली हुकूमत कैसे दिफा करती है? देखिए, इसराइली जो अहलकार हैं उनकी तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि वो जहाँ तक प्रेस के फ्रीडम की का सवाल है, उनकी आज़ादी का सवाल है, तो उसको लेकर के वो किसी तरह की पाबंदी नहीं रखते और वो कभी भी जानबूझ करके इस तरह का कोई हमला प्रेस के ऊपर नहीं करते। हालांकि आप गौर करें तो सिर्फ गजा में ही नहीं, और ये तनाज़ा जो है ये पिछले एक साल के दौरान जो गजा में जंग चल रही है वहीं तक ये जो है महदूद नहीं रही है। इस तरह की शिकायतें इसराइली फ़ौज और इसराइली पुलिस के खिलाफ उसके पहले भी लगती रही है। यहाँ पर गर्ब उर्दन में भी, वेस्ट बैंक में भी इस तरह के पहले भी काफ़ी जो है इस तरह के जो मसले हैं वो सामने आते रहे। अगर गौर करें तो एक जो खातून थी जो मीडिया वर्कर थी, उनकी एक सहाफ़ी के हलाकत के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा जो है यहाँ पर काफ़ी मुजाहरे हुए थे, यहाँ पर एहजाज देखने को मिला था और उसको लेकर के पूरी आलमी बिरादरी जो है उसके तरफ से उस पर तनकीद हुई थी। तो इस तरह के इल्ज़ामात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और आप गौर करें तो इस तरह के इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे और इसराइल इसको लेकर के बैकफुट पर रहा है। लेकिन जहाँ तक गज़ा का सवाल है तो गज़ा में इस पूरे जंग के दौरान वहाँ पर काम करना ही
ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन सा है, क्योंकि अगर गौर करें तो वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो सारे एंट्री पॉइंट्स बंद हैं। तो न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि बाकी भी जो है कोई वहाँ पर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। वैसे भी पहली बात तो जो लोग बाहर से यहाँ आते हैं और उन्हें फ़िलिस्तीनी इलाके में काम करना हो, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो या फिर गज़ा में, अगर वो इसराइल होकर के जाते हैं तो उन्हें वीज़ा इज़राइल सरकार जो है वो वीज़ा देती है। तो पहले उस तरह के मुश्किलात भी कई लोग जो है उस तरह की भी शिकायत करते रहे। लेकिन जब गज़ा में जहाँ तक दाखिल होने के सारे रास्ते बंद हैं, तो वैसे ही वहाँ जाना जो है मुमकिन नहीं है। बहुत सारे जो फ़ॉरेन जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरी यहाँ पर लगातार बात होती रही है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ पर हमले शुरू हुए और वो जिस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट वहाँ पर हमले हुए शुरू में, तो उस वक़्त जो है चाहे आप प्रेस का वेस्ट पहन रखे हों या पहन रखे हों, उसका कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वैसे में बहुत सारे जो है वहाँ पर जो सहाफ़ी पहले से ही मौजूद थे वो बाहर निकल गए, वो वहाँ पर नहीं रहे, उनको जान को खतरा था। और बाद में बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका कहना है कि वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन इस्राएली जो फ़ौज है उसका ये कहना है कि उसे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसे वो किसी तरह का वहाँ पर उनकी हिफाजत को लेकर के जो है कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो तो हरिंदर, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? आपने भी डेफिनेटली जाने की गज़ा की कवरेज के लिए कोशिश की होगी जंग की, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? और ख़ास तौर पे जो वहाँ सहाफ़ी जिनको टारगेट करने की बात की जा रही है सहाफ़ी तंजीमों की वजह से, CPJ ने यही कहा, उस पे कुछ स्पेसिफिक रद्द-ए-अमल दिया है? जी, देखिए, जहाँ तक मैं इज़राइल में अभी मौजूद हूँ और इज़राइल से अंदर जाने के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बंद हैं। तो बिल्कुल जा पाना वहाँ पर मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर इस जंग के शुरू होने के पहले मैं अक्सर वहाँ जाता था, वहाँ कई बार गया हूँ गज़ा, और कोई उसको लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है सामने, कोई मुश्किलात नहीं पेश हुए, लेकिन जंग के दौरान वहाँ नहीं जा पाया हूँ। और जहाँ तक वेस्ट बैंक का सवाल है तो उसको लेकर के एंट्री पॉइंट्स खुली हुई हैं, वहाँ पर लोग जो है वो जा सकते हैं, सहाफ़ी जा रहे हैं, मैं भी वहाँ आता-जाता रहता हूँ। लेकिन गज़ा जो है वो एक तरह से पूरी तरह से आप मान लें तो सहाफ़ियों के लिए जो है वहाँ पर एंट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। तो हरिंदर, गज़ा में कवरेज फिर हो कैसे रही है? क्योंकि सरहद के इस पार आपके जानने वाले सहाफ़ी जो हैं उनके चैलेंजेस आपने बताए, तो जंग की कवरेज कैसे हो रही है? सिर्फ आप इजरायली फोर्सेस के साथ एम्बेड होके जा सकते हैं और वही जो दिखाते हैं वही देख सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? देखिए, दो ही रास्ते हैं। एक तो वहाँ पर जो फ़लस्तीनी जो वहाँ के सहाफ़ी हैं, जो लोकल सहाफ़ी हैं, सभी जो हैं उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। चाहे यहाँ पर जितनी भी प्रेस एजेंसीज़ हैं, सभी उन्हीं से काम ले रही हैं। और ये लोग जो हैं 128 जिन लोगों की हलाकतों की बात हो रही है, उसमें 123 हलाकतें फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की हुई है। उनको लेकर के जो है इज़राइल कई बार उँगली उनके ऊपर उठाता रहा, उन पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो सहाफ़ी कम और वो हमास के हिमायती या फिर हमास के कारकुन ज़्यादा हैं। और इस तरह के कुछ एक सहाफ़ियों को लेकर के उन्होंने एविडेंस भी जो है वो पेश किया। एक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर के इस्राएली हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा इस्राएली हुकूमत की तरफ से जो है आवाज़ उठाई गई, वो था एक वाक़या जिसमें कि एक सहाफ़ी के घर से 2 जो है यरगमाल वहाँ से रिहा कराए गए। उसके बाद ये कहा गया कि सहाफ़ी जो है वो उनके साथ मिल कर के काम कर रहे हैं हमास के साथ, इस तरह का इल्ज़ाम इस्राएली हुकूमत की तरफ से लगाया गया। हाँ, दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि इस्राएली फ़ौज के साथ अगर उनके टैंक्स में बैठ कर के लोग वहाँ पर जाएँ, तो लेकिन उसको लेकर के फिर क्या है कि काफ़ी तनकीद होती रही है। ये कहा जाता रहा है कि जो भी इस्राएली फ़ौज के साथ जाएगा वो इस्राएली फ़ौज के लेंस से वहाँ के वाक़यात को देख पाएगा, वो उसी के हिसाब से वो रिपोर्ट कर पाएगा। और ये जो है इसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लेकर के फिर सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्रा, आप हमें बता रहे थे कि इस वक्त कवरेज के मसाइल क्या हैं और इजरायली हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है 128 जर्नलिस्ट के मारे जाने पे इस जंग में अब तक। बहुत शुक्रिया आपका। गज़ा में पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ निभाने के दौरान हलाक होने वाले ज़्यादातर फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में इस तनाज़े की कवरेज करने वाले चंद सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों से ये जानने की कोशिश की गई है कि जंगों के दौरान मैदान जंग में ऐसे सहाफ़ियों का मौजूद होना क्यों ज़रूरी है जो आज़ादाना तौर पर काम कर सकें। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले में 1200 अफराद हलाक हुए, जबकि 251 अफराद को अगवा किया गया। इस हमले से एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। शहरियों की हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद में दर्जनों सहाफ़ी भी शामिल हैं।
more journalists were killed. जंग के पहले 10 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने किसी एक मुल्क में एक साल के दौरान में नहीं मारे गए थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक 4 अक्टूबर तक मरने वालों की तादाद 128 थी, जिसमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी, 2 इसराइली और 3 लबनानी सहाफ़ी शामिल हैं। इसके अलावा 35 के ज़ख्मी, 2 के लापता और 54 के गिरफ्तार होने की इत्तला है। सहाफ़ियों के लिए कहानी तक रसाई के मामले में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और मेरे तजुर्बे में ये सबसे ज़्यादा तकसीम करने वाली कहानी है जिसका बतौर एक सहाफ़ी हमें अपने तवील करियर में सामना करना पड़ता है। तारिक हज्जाज फ़लस्तीनी इलाकों, इसराइल और अमरीकी पॉलिसीज़ का अहाता करने वाली ऑनलाइन अशात मोंदोवीज़ के गज़ा में नुमाइंदे हैं। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी गज़ा शहर में गुजारी है। And every time I was walking, जब भी मैं उन इसराइली ड्रोन्स और जंगी त्यारों के नीचे से गुजर रहा होता, मैं महसूस करता था कि किसी भी लम्हे वो मुझ पर बमबारी कर सकते हैं, मेरे गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सहाफ़ियों को निशाना बनाते हैं और मैं जानता हूँ कि वो नहीं चाहते कि गज़ा से कोई खबर लोगों तक पहुँचे। एक तरक्की पसंद न्यूज़ साइट के तौर पर कायम की गई मोंदोवीज़ को इस बात पर तनकीद का सामना करना पड़ा है जिसे कुछ इसराइल मुखालिफ ख्यालात कहते हैं। इसराइली हुकूमत ने बहुत से मौक़ों पर सहाफ़ियों को निशाना बनाने की तरदीद की है, लेकिन CPJ और दीगर इदारों का कहना है कि मीडिया में होने वाली हलाकतों के लिए इसराइल के अफवाज को जवाबदेह होना चाहिए। हलाक होने वालों की अक्सरियत फ़लस्तीनी है। They're also the only people. वो वाहिद लोग हैं जो गज़ा से रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्योंकि किसी भी गैर मुल्की सहाफ़ी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। इसीलिए वो गज़ा पर जंग के असरात की रिपोर्टिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। On the impact of the war on Gaza. सहाफ़ियों को सिर्फ ज़ख्मी होने और मौत के ख़तरात दरपेश नहीं। कुछ खतरात सिर्फ जिस्मानी नहीं हैं, इसमें ऑनलाइन डराना धमकाना और हरासा करना भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़ियों पर हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि वाज़े तौर पर प्रेस की शनाख्त होने के बावजूद मीडिया वर्कर्स के खिलाफ हमलों की रिपोर्ट्स परेशान कुन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के जवाब में इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि वो सहाफ़ियों समेत शहरियों पर जानबूझकर गोली नहीं चलाते। तारिक हज्जाज को 7 अक्टूबर के बाद से लिखी हुई अपनी हर रिपोर्ट याद है। उनके मुताबिक कुछ को लिखना बहुत परेशान कुन था, लेकिन वो जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसकी इत्तला देना उनका काम है। लियम स्कॉट की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। गज़ा में मौजूद सहाफ़ियों का कहना है कि जिस तादाद में उनके साथी हलाक हो रहे हैं इसकी वजह से उनकी हर रिपोर्ट अहम है, लेकिन खुद सहाफ़ियों की अमवात में इजाफे और जंग के फैलने के साथ उनकी खबरें देने की सलाहियत तेज़ी से कम होती जा रही है। गज़ा के अंदर बहुत से सहाफ़ी अब यहाँ मिस्र की सरहद के करीब रफ़ा में रह रहे हैं, जहाँ अक्टूबर में जंग शुरू होने के बाद से आबादी में 5 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ काम करने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि अगरचे उनकी कोई भी कहानी आखिरी हो सकती है, लेकिन इसी तरह से उनका किसी भी काम के लिए बाहर निकलना, खाने या ईंधन की तलाश के लिए बाजार तक का सफ़र, लापता ज़ख्मी या मुर्दा अजीज़ों की तलाश के लिए हस्पताल जाना या यहाँ तक कि हर रात बिस्तर पर जाना भी आखिरी बार हो सकता है। गज़ा की सूरत हाल बहुत मुश्किल है और गज़ा पर रिपोर्टिंग भी बहुत मुश्किल है। नशरियात के लिए किसी भी खबर या तस्वीर को रिपोर्ट करने वाला कोई भी शख्स मारा जा सकता है। गज़ा से रिपोर्टिंग में बढ़ती हुई दुश्वारियों ने काबिल इशाअत छोटी से छोटी मालूमात को भी इंतहाई ज़रूरी बना दिया है ताकि दुनिया जंग को गज़ा के लोगों के नुक्ता नज़र से समझ सके। सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाकर और उनकी जहनी ताकत को कम करके वो सहाफ़ियों को पेशा वाराना तौर पर खबरें देने से रोक सकते हैं, लेकिन जब वो एक सहाफ़ी को मारते हैं तो इससे कहानी और सच्चाई मुसलसल पेश करने का हमारा अज़्म और भी बढ़ जाता है। इसराइली हुकूमत ने बैनुल अक़वामी प्रेस के गज़ा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और दिसंबर में यरूशलेम में फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि उसे सख्त कंट्रोल शुदा फौजी दौरों से हटकर गज़ा में रसाई दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि इससे इसराइली दिफाई अफवाज पर गैर ज़रूरी बोझ पड़ेगा। गज़ा के अंदर सहाफ़ियों का कहना है कि उनकी खबरें देने की सलाहियत तेज़ी से कम होती जा रही है।
على الصحفيين على كل الكوادر وفئات المجتمع. یہ صحافیوں پوری کمیونٹی کے خلاف ہر سمت سے جنگ ہے. اسرائیلی قابض افواج اپنے حملے کے ایک حصے کے طور پر اکثر مواصلاتی رابطہ منقطع کرتی ہیں، جس سے ہماری شمال میں ان محدود مقامات سے معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت اور بھی کم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمیں بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا. تاہم اس دعوے کو انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور فلسطینی صحافی مسترد کرتے ہیں. حیدر مرڈاک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. ڈاکٹر اقتدار چیمہ اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہیں، اس وقت ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا جنگوں میں صحافیوں کی حفاظت کے لیے کوئی عالمی ضابطہ اخلاق رکھتی ہے؟ اقتدار، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو غزہ میں صحافیوں کی ہلاکتوں پر کتنی تشویش ہے؟ اسد، بہت شکریہ. پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں جو آپ کی ابھی میں سن رہا تھا رپورٹ. اس میں جو سی پی جی کی رپورٹ ہے اس میں 54 لوگوں کے اریسٹ ہونے کی بات نہیں کی، بلکہ 70 کے قریب صحافیوں کی اریسٹ ہونے کی بات ہے. تھوڑی سی تصحیح کر دیں. اور جو 128 ہلاکتیں ہوئی ہیں صحافیوں کی، اس کے علاوہ 130 کے قریب میٹرز ابھی جو ہیں جس میں ہلاکتیں اور زخمیوں کی بات ہے صحافیوں کی، وہ سی پی جے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. سو تھوڑی سی تصحیح کے بعد. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ کس قدر تشویش تو بے شمار ہے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ یو این کے اسپیشل ریپورٹور نے بھی وارن کیا تھا اس سال کے شروع میں کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. پھر یو این جو سیکرٹری جنرل ہیں انطونیو گوتارس، وہ بھی اس کی مذمت کر چکے ہیں، کیونکہ یہ صورتحال صحافیوں کے حوالے سے یا آزادی صحافت کے حوالے سے اتنی کمپلیکس ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں بحیثیت مجموعی جو صحافیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ ہلاکتیں جو ہیں یا یہ جو اٹراسٹی کرائمز ہیں اگینسٹ جرنلسٹ، یہ پچھلے 30 سال کے مجموعی ہلاکتوں اور ان سے زیادہ ہیں. تو جو ہے وہ تشویش تو بہت پائی جاتی ہے، اور اس پر اقوام متحدہ جو ہے وہ بار بار اقوام عالم کو یاد دہانی کروا رہی ہے کہ یو این کے جو فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسپیچ اور لوگوں کی معاملات کو رپورٹ کرنے کے جو کنونشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اقوام متحدہ اقوام عالم کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آئی سی سی نے جو ہے حماس اور اسرائیل کے جو وار کرمنلز ہیں ان کے وارنٹ جاری کیے، ان کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا، لیکن وہ دونوں اطراف سے ہی دندناتے پھر رہے ہیں. اور کیونکہ قوت نافذہ نہیں ہے تو تشویش تو بہرحال ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن وہ تشویش اب تک جو ہے وہ کسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کوئی امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے تو وہ کسی طرح سے کوئی رول پلے نہیں کر سکتی. اسرائیلی حملوں میں اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں میڈیا کے لوگ جو دیکھتے ہیں مارے گئے ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی کہا 69 واز دا ایگزیکٹ نمبر جو آپ مینشن کر رہے تھے، جو کہ مسنگ جرنلسٹ ہیں جو حراست میں ہیں. لیکن عالمی سطح پہ اگر ہم دیکھیں جو لوگ مارے گئے ہیں، جو صحافی مارے گئے ہیں، کچھ زیادہ رد عمل نہیں آیا. عموماً تنقید کی جاتی ہے کہ اگر کسی مغربی ملک سے تعلق رکھنے والا جرنلسٹ ہلاک ہوتا تو بہت مذمت کی جاتی اور اس کی خبر میڈیا میں ہائی لائٹس میں بھی ہوتی اور ہر جگہ اس پہ جو ہے وہ چرچا بھی ہو رہا ہوتا. غزہ میں چونکہ ہلاک ہونے والے فلسطینی صحافی ہیں زیادہ تر، مغربی میڈیا سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تشویش بھی کم ہے. کیا یہ تنقید جائز ہے؟ تنقید جائز بھی ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ صحافی ایسے تھے جو ٹی این آر جیسے ٹرکش ٹی وی کے لیے رپورٹ کر رہے تھے، واشنگٹن پوسٹ کے لیے کر رہے تھے، اے ایف پی کے لیے کر رہے تھے، تو اس پر اس قدر رد عمل نہیں آیا. اسد، جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں خاص چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اسرائیلی جو افواج ہیں وہ مسلسل یہ بیانیہ بنا رہی ہیں کہ ہم نے صحافیوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ایک جرنل اٹیک میں جب وہ رپورٹ کر رہے تھے اور اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں تھے نبھا رہے تھے، اس دوران ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن کم از کم 5 صحافی ایسے جید صحافی ہیں جس میں وسام عبداللہ، حمزہ الددھو، مصطفیٰ تھرایا، اسماعیل غول اور رمی الرفا، جن کو جو اب واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ان کو ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، کیونکہ وہ بہت عمدہ طریقے سے رپورٹنگ کر رہے تھے. تو دوہرے معیار تو ہر جگہ ہیں، نہ صرف صحافیوں کی ہلاکت پر بلکہ انسانی جان کے ضیاع پر. اب تک 42,000 سے زیادہ رپورٹڈ ہلاکتیں ہیں، اس پہ اقوام عالم خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے. ایک طرف جب ٹی این آر کا نشانہ بنے تھے جمال خشوگی، تو پوری دنیا میں یہاں تک کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اپنا سفیر جو ہے سعودی عربیہ سے بلا لیا تھا. لیکن ویسا کوئی رد عمل جو ہے وہ ہمیں ان صحافیوں کی ہلاکت پر اور مسلسل جو جاری ہے اسرائیل کی جانب سے، اس پر اقوام عالم کا نظر نہیں آتا. لیکن یہ بہت غلط آپ ایک نظیر پیدا کر رہے ہیں جس سے اقوام عالم جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہو جائیں گی. اور اقوام متحدہ کی
جو ریلیونس ہے یا ویلیڈیٹی ہے اس پر بھی کویسچن مارک لگ رہا ہے. اس پہ بھی کویسچن مارک چھوٹ رہے ہیں. تنازعات یا جنگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحافیوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. پریس کا بیج جو ہے اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ لڑائی میں فریق نہیں ہوتے. اس سے متعلق عالمی قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے, آپ نے کہا 5 CPJ جو ہے وہ 4 یا 5 صحافیوں کی بات کرتا ہے جن کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے. آپ نے ان کی بات بھی کی. تو کیا عالمی قوانین کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے, عالمی قوانین میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی صحافی ہے وہ سب سے پہلے سویلین ہے, اور سویلین پاپولیشن کے جو جنرل رولز ہیں وہ اس پہ ویسے ہی اپلائی ہو جاتے ہیں کہ آپ سویلین پاپولیشن کو کسی طرح بھی کسی شخص کو, فرد کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے جو نان کمبیٹنٹ ہے یا کسی آرمی کا حصہ نہیں ہے. اور جب صحافت کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر تو پھر مزید جو ہے وہ کانوینٹس بھی موجود ہیں, لاز بھی موجود ہیں کہ ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ جو آرمڈ کانفلکٹس ہیں اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, بلکہ ان کو اسپیشل پروٹیکشن دی جاتی ہے. بے شک حملہ آور ہی کوئی فوج کیوں نہ ہو, ان کو اسپیشل پروٹیکشن دیتی ہے تاکہ وہ اپنی کوریج جو ہے مکمل طریقے سے کر سکیں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے. سویلین پاپولیشن پہ جو حملے ہو رہے ہیں, اب تو یہ جو قوانین ہیں اسد یا یہ جو کانوینٹس ہیں ان کی بات کرنا ہی جو ہے وہ فضول لگتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اقوام متحدہ کے بہت سارے کارکن خود ہلاک ہوئے ہیں اس میں, اور بہت ساری چیریٹیز جیسے اوپن کچن جیسے چیریٹیز کے اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو کانوینٹس جی کوریج کے حوالے سے میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا. اسرائیل ابھی تک جو کنٹرولڈ انفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو مسلسل صحافتی تنظیموں کی طرف سے مطالبات رہے ہیں کہ غزہ میں معلومات جو ہیں ان تک آزادانہ رسائی ممکن نہیں ہے. کیوں کنٹرول کر رہا ہے اسرائیل اس کو پھر؟ دیکھیے, ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جارح ہے, جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اور اس وجہ سے وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ اسرائیل کی یہ جو جنگی کارروائی ہے اس کا جواز موجود ہے. اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ ایسی کارروائیاں کرنے میں حق بجانب ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف جرنلسٹ کو یقینی بنانا چاہیے, تاکہ اگر اس کا یہ اقدام سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہے تو پھر اسے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت اس پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے, اور یہ جو ہے ایک ایکٹ آف جینوسائیڈ ہے. اور ایکٹ آف جینوسائیڈ جس طرح سے ICC نے کہا کہ اٹ لکس لائک میں بھی کسی ایک اسٹیٹمنٹ جو پروسیکیوٹر کی طرف سے دی گئی. لیکن اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کے ایک اہم نیٹ ورک, اگر ہم جرنلزم پہ واپس آتے ہیں اور جرنلسٹ جس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں اس پہ واپس آتے ہیں, تو ایک اہم نیٹ ورک جو مشرق وسطیٰ کا الجزیرہ, اس پر پابندی لگائی, اس کے دفاتر کو بند کر دیا. اقوام متحدہ اس پابندی کو کیسے دیکھتا ہے؟ اور قطر تو اس پورے معاملے میں انوالو ہے, ان کے پاس تو ایک سافٹ پاور بھی تھی, اس کے باوجود قطری نیٹ ورک جو ہے وہ پابندی کا شکار ہے. جی ہاں, یہی جو ہم دوہرے معیارات کی بات کر رہے ہیں کہ ان پر پابندی بھی لگائی گئی الجزیرہ پر, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحافیوں پر جیسے پابندی لگائی گئی ہے. لیکن اس معاملے UN کا کیا موقف ہے اسپیسیفک ٹو جزیرہ؟ دیکھیے, UN کا الجزیرہ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ آزادی رائے اور کوریج کی آزادی اور ایون جو ریسورسز ہیں جیسے انٹرنیٹ کی بندش ہے, یہ تمام چیزیں عالمی قوانین کے خلاف ہیں. آپ نہ صحافیوں کو روک سکتے ہیں, نہ ان کے جو وسائل ہیں جس کے ذریعے وہ رپورٹ کرتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں. تو اقوام متحدہ کا موقف تو اس پہ بڑا واضح ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ جن ممالک کی یہ تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں. اقوام متحدہ کے اسپیشل ریپورٹر, یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری جنرل, جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, اس نے بار بار جو فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس ہے اس کو انڈورس کیا ہے. لیکن پھر بات قوت نافذہ پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے. سو امپلیمنٹیشن پاور جو ہے وہ UN کے پاس نہیں ہے, اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ویلیو نہیں رکھتی. بہت شکریہ اقتدار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس ریفرنس میں ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.